जून 1950 के मद्रास सरकार के निर्णय को जब चंपकम दोराईराजन ने चुनौती दिया हाई कोर्ट में, तो उसमें इन्होंने क्या क्या आधार उठाए उसको हम समझेंगे। यहाँ पर भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 226 है उसमें प्रावधान ये है कि कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में मूल अधिकार के उल्लंघन पर वो जा सकता है और 226 के तहत वो उच्च न्यायालय में जा सकता है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने इसे अपने निर्णय के माध्यम से व्यवस्था दिया है, हमारे मूल संविधान में नहीं लिखा था। मूल संविधान में यही लिखा है कि मूल अधिकार के उल्लंघन पर आप अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। अब जब इन्होंने अपील किया तो अपील में इन्होंने क्या क्या कहा, आधार बनाया इन्होंने अनुच्छेद 13 का, 15 का और यहां पर 29 का। अब अगर अनुच्छेद 13 की बात करें तो अनुच्छेद 13 में यहां पर 3 खंड है। एक खंड है आपका, मूल संविधान में 3 खंड था। पहले खंड में लिखा गया है कि संविधान लागू होने के पूर्व की विधियां अगर मूल अधिकार का उल्लंघन करती हैं तो शून्य मान ली जाएंगी। भाग 2 में लिखा गया है कि संविधान लागू होने के पश्चात की विधियां जिस मात्रा में मूल अधिकार का हनन करती हैं उस मात्रा में शून्य मान ली जाएंगी। जबकि 13(3) में जो लिखा गया है यहां पर बताया गया कि विधि की परिभाषा क्या होगी, और विधि की परिभाषा में यहाँ पे साधारण विधि की बात की गई है, न कि संविधान संशोधन की बात की गई है। तो मद्रास सरकार का जो ऑर्डर है 1927 का, ये गवर्नमेंट का एक ऑर्डर है, न कि संविधान संशोधन के तहत। तो एक तो ये है कि मूल अधिकार को आप संविधान संशोधन के माध्यम से सीमित कर सकती हैं, आप अनुच्छेद 13(3) में जो साधारण विधि बताई गई है उसके तहत आप सीमित नहीं कर सकते। तो एक आधार ये बनाया। दूसरा आधार बनाया अनुच्छेद 15 का। अनुच्छेद 15 का खंड 1 और खंड 2, खंड 1 राज्य के विरुद्ध है और खंड 2 जो है प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध है। खंड 1 में जो प्रावधान है कि राज्य धर्म, वंश, मूल वंश, जाति, जन्मस्थान, लिंग, इन सब के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। और अगर इसके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा तो यहाँ पर जाति के आधार पर भी भेदभाव है, धर्म के आधार पर भी भेदभाव है। ये जो भेदभाव है यहाँ पर ये आधार बनाया गया। 29(2) में लिखा गया कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी भी शिक्षा संस्थान में धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा इसके आधार पे वंचित नहीं किया जाएगा। तो इसे आधार बना करके मद्रास उच्च न्यायालय में चंपकम दोराईराजन ने चैलेंज किया। और जब चैलेंज किया कि इस आधार पर अगर हम देखें तो जो ये कोटा सिस्टम यहाँ पर लागू किया गया, ये क्या हो रहा है कि 13 का भी उल्लंघन करता है, 15 का भी उल्लंघन करता है और 29(2) का भी उल्लंघन है, क्योंकि ये मूल अधिकार में लिखा गया है कि इसके आधार पे उल्लंघन नहीं किया जाएगा। तो अब इसके बाद में क्या हुआ कि जो मद्रास की सरकार है उसने अपना जो अपील दिया उच्च न्यायालय में, उन्होंने आधार बनाया अनुच्छेद 37 का, और 37 के साथ में जो आधार बनाया वो आधार बनाया यहाँ पर 46 का। अब यहाँ पर संक्षेप में मैं आपको बता रहा हूँ 37 को। तो 37 में जो लिखा गया है वो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है जो हमारे संविधान में प्रावधानित है अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक। इसे कोई भी व्यक्ति न्यायालय के माध्यम से लागू नहीं करवा सकता। ये राज्य जब चाहती है तब इसे प्रभावी करती है, और आज जितना यहाँ पर सामाजिक न्याय के क्षेत्र में या जो भी कुछ कार्य कर रही होती है इसी के तहत कर रही होती है। तो यहाँ पे ये राज्य का कर्तव्य और दायित्व सौंपा गया है, यहाँ पर व्यक्ति का अधिकार नहीं है कि इसे वो जाकर के न्यायालय से लागू करवा ले। अब 46 का उद्देश्य क्या है, तो 46 में जो बातें लिखी गई कि सरकार कमजोर और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं इन्हें एजुकेशन के लिए और इनके आर्थिक समृद्धि के लिए विशेष प्रावधान करेगी। अब विशेष प्रावधान में क्या क्या कर सकती है,
इन्हें शोषण से बचाने के लिए क्या कर सकती है। तो 46 का जो मेन उद्देश्य था कि जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उन्हें बराबरी के पायदान पर लाना है, साथ में इन्हें इस प्रकार से क्षमतावान बनाना है कि ये प्रतिस्पर्धा कर सकें, और तीसरा इन्हें क्या करना है कि इनका एक योग्य, यहां पर अगर बात कर लें तो योग्य प्रतिनिधित्व देना है। अब योग्य प्रतिनिधित्व कहां पर देना है, इन्हें न्यायपालिका में देना है, गवर्नमेंट के मशीनरी में देना है, पॉलिटिकल सिस्टम में देना है, स्टेट राज्य विधायिका में देना है, ब्यूरोक्रेसी में देना है, लोकल लेवल पर देना है। तो हर जगह पर इन्हें योग्य प्रतिनिधित्व प्रदान करना है। तो 46 जो है सोशल जस्टिस की बात करता है। तो अब यहां पे जब ये मामला छिड़ा वहां पर, तो चंपकम दोरायराजन ने क्या किया, अपना जो तर्क प्रस्तुत किया इसके आधार पर कि ये जो है ये 15(1) उसके साथ में 13, 29(2) इस सब का उल्लंघन है, जो ये सिस्टम यहाँ पर 1927 का आदेश लागू किया गया। सर यहाँ पे मद्रास उच्च न्यायालय ने क्या किया, सरकार के दलील के बाद भी कि जो अनुच्छेद 46 का आधार बना करके मद्रास सरकार ने ये बातें की, उसके आधार पर भी सरकार ने कहा कि देखिए 46(2) में बातें लिखी गई हैं, उस बात को स्वीकार किया जाता है, लेकिन इसके आधार पर जो 29(2) में प्रावधान है उसका आप हनन नहीं कर सकते, उसे आप सीमित नहीं कर सकते, क्योंकि राज्य के द्वारा जो पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त जो शिक्षण संस्थान है उसमें इस प्रकार का सिस्टम लागू नहीं हो पाएगा, और ये 29(2) का उल्लंघन है। और इस आधार पे मद्रास सरकार के निर्णय को मद्रास का जो हाई कोर्ट है उसने रद्द कर दिया। अब जब रद्द कर दिया तो रद्द करने के बाद में मद्रास सरकार ने क्या किया, मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज किया। और जब सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज किया तो यहां पर 2 मुद्दे उठाए गए। वो मुद्दे ये उठाए गए कि मूल अधिकार और डीपीएसपी में नीति निदेशक तत्व में अगर टकराव होता है तो वरीयता किसे दिया जाए, और 1927 के आधार को लागू किया जाए या लागू ना किया जाए, और अगर लागू किया जाएगा तो ये कैसे लागू किया जाएगा, ये मुद्दा यहां पर बना कि 27 का जो सांप्रदायिक सरकारी आदेश है वो क्या संविधान के साथ विरोधाभासी है, और इसे कैसे लागू किया जाना चाहिए, ये भी मुद्दा उठाया गया यहां पर। ये मुद्दा वहां पर गया तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में क्या किया, जो मद्रास में मद्रास सरकार के विरुद्ध जो डिसीजन था मद्रास हाई कोर्ट का, उस निर्णय को सुरक्षित बनाए रखा। इस समय सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे जस्टिस कानिया और फजल अली, मेजर चंद महाजन, ये सब खास करके संविधान सभा के सदस्य के रूप में भी थे। इन्होंने मद्रास हाई कोर्ट का जो निर्णय था उसे बनाए रखा और कहा क्या कि अनुच्छेद 15(1) में लिखा गया है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान इन सब के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 29(2) में लिखा गया है कि सरकार के द्वारा पोषित और सरकार से अगर निधि प्राप्त करता है शिक्षण संस्थान तो उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये उसका उल्लंघन है, और जो मूल अधिकार में लिखा गया है हम उसको वरीयता देंगे। इसके आधार पर ये जो 5 जजों की बेंच बैठी, इन्होंने मद्रास सरकार का जो डिसीजन था 1927 का कम्युनल ऑर्डर था उसे इन्होंने असंवैधानिक घोषित कर दिया। और जो जाति, इन्होंने कहा कि ये क्या है, जाति आधारित कोटा जो सिस्टम है उसका समर्थन करता है और ये भारतीय संविधान का उल्लंघन है। अब यहां पे क्या हुआ कि जब मद्रास सरकार के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या किया, खारिज कर दिया और मूल अधिकार को वरीयता दिया, तो ये अपने आप में सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी कि सरकार की अब डर जो सता रही थी भारत सरकार की, खास करके नेहरू जी की, कि अब तो शिक्षा का मामला फंस जाएगा। और हमने क्या किया है, आजादी की लड़ाई में इन सबसे वादा किया है, बच्चों से अलग वादा है, महिलाओं से अलग, किसानों से अलग, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम ही फंस जाएगा। इसी चीज को अब इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को
रद्द करने के लिए अब सरकार क्या करेगी, आगे चल करके पहला संविधान संशोधन करेगी और संविधान संशोधन के माध्यम से 15(4) स्थापित किया जाएगा और संविधान में एक नई अनुसूची स्थापित की जाएगी जो अनुसूची होगी 9। ये सारे प्रावधान किए जाएंगे। तो हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान का जो पहला संविधान संशोधन है वो क्यों आया था और उसके प्रावधान क्या है।